तो वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आज ये बताने वाला हूँ कि लाइफ में कई सारे पहलू हैं, हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमारा हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता है, जो बेसिक नीड है, जिससे हम बेसिकली अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर होती है। लेकिन साथ में हमें रहने के लिए, उनके साथ जीने के लिए कोई लोग चाहिए होते हैं छत के नीचे, समाज में, दुनिया में। तो हमें एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है, जो भी ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ महत्वाकांक्षा होंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगे, तो उसके लिए हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और उसकी आपाधापी में हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लेकिन उसके अलावा मेन हमें जो चाहिए होता है, वो है इनर हैप्पीनेस, मतलब खुशी चाहिए होता है, सुख चाहिए होता है, आनंद चाहिए होता है, संतुष्टि चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं इन सारे पहलुओं को एक जगह रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके बिना आपको बाकी चीज़ों में कमी नज़र आएगी, तो क्या आप बता सकते हैं? टाइप करके बताएँ इन द चैट बॉक्स, राइट? कि मैंने कहा हेल्थ, दूसरा मैंने कहा रिलेशनशिप, मैंने तीसरा कहा मनी या पैसा जो आपकी लाइफ में चाहिए होता है, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। एंड देन इनर हैप्पीनेस, मतलब खुशी, संतुष्टि, आनंद। आपको क्या लगता है कि इन 4 जो मैंने एस्पेक्ट बताए, उसमें से सबसे ज़रूरी आपको क्या लगता है, जिसके बिना बाकी के एस्पेक्ट जो है, वो कम महसूस होगी, उसमें दिक्कत आएगी, स्ट्रगल आएगी? और कई लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी है। कोई कहते हैं कि सर हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी होता है, राइट? कोई बोल रहे हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहता हूँ कि इनर हैप्पीनेस तो चाहिए ही चाहिए। उसी के लिए ही हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं, वो करते हैं। ओके? उसके लिए हमें सबसे पहले हेल्थ मेंटेन करना पड़ता है, एनर्जी रहेगी, आपके पास ताकत रहेगी, तभी तो आप कुछ कर पाएँगे। तो पहले तो हेल्थ चाहिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको किसी का साथ भी चाहिए। अकेले आप अपने ज़िंदगी की बोझ अपने कंधों पर लेके नहीं चल सकते, इसीलिए आपको एक समाज चाहिए, आपको एक फैमिली चाहिए, जो आप बनाते हैं। एंड देन उसके बाद आपको पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से ही आपकी ज़रूरतें पूरी होती है। ये जो रोटी, कपड़ा, मकान है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। और रिलेशनशिप बनाना और उसे मेंटेन करना, उसके लिए भी पैसे चाहिए। और जब मैं इनर हैप्पीनेस की बात करता हूँ, तो हाँ, ऑफ कोर्स, अगर आपको सिर्फ हैप्पी रहना है, संतुष्ट रहना है और दिमाग न लगाओ, तो आप वैसे भी खुश रह सकते हो, बहुत सारा पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितने लोग मानते हैं कि हर चीज़ के लिए, अगर आपने दुनियादारी देखी है, आपकी कोई भी उम्र रही हो, पैसा चाहिए ही चाहिए होता है। कितने लोग मानते हैं? यस लिखिएगा। कितने लोग मानते हैं कि पैसा नहीं चाहिए? नो लिखिएगा इन द चैट बॉक्स, राइट? उसके बाद हम शुरू करते हैं, राइट? ओके। किसी ने कहा है कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी, देन व्हाई नॉट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अगर हम बोले कि नहीं, पैसे की ज्यादा बात मत करो, पैसा पैसा मत करो, पैसा उतना जरूरी नहीं है, तो फिर आप बिना पैसे के जिंदगी काट के दिखा दीजिए। आप सुबह उठते हो, उठते ही जिस बिस्तर में सुबह उठते हो, उसके लिए पैसे ही होते हैं। जिस पंखे में हवा खा रहे थे, उसके लिए भी पैसे ही चाहिए। जिस एसी से आपको ठंडक मिल रही है, उसमें भी पैसे ही चाहिए। जिस घर में रह रहे हो, उसमें भी पैसे ही चाहिए। जो सुबह सुबह आप चाय पीते हो, चाय के लिए भी पैसे चाहिए। ब्रेकफास्ट के लिए पैसे चाहिए, लंच के लिए पैसे चाहिए, डिनर के लिए पैसे चाहिए, कपड़े जो पहने उसके लिए पैसे चाहिए। जो भी आप जिंदगी में यूज कर रहे हो, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे को हम क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे? तो यहाँ पे हमारी एक मेंटालिटी की बात आएगी, यहाँ पे हमारी एक समझदारी की बात आएगी, और मैं आज कुछ हद तक समझदारी की बात करने वाला हूँ। ठीक है? सो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। बाकी लोग मुझे एज अ होलिस्टिक कोच देखते हैं, रेकी मास्टर देखते हैं, स्पिरिचुअल टीचर के रूप में देखते हैं, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए इनको। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल कोच हूं, और मैं मानता हूं और मैं जानता हूं और मैंने ये देखा है कि पैसा, भले ही आप उसकी बात मत करो, उसके बारे में चर्चा मत करो, उसके बारे में सोचो मत, लेकिन फिर भी वो चाहिए ही होता है। तो क्यों ना, मैं सोचता हूं, बात कर लिया जाए
इसीलिए आज मैं पूरी तरह से खुल के बात करना चाहता हूँ। कितने लोग इसे सुनना चाहेंगे और इसे सीखना चाहेंगे? लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स। और जिसको नहीं सीखना है वो आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद इस क्लास में आ सकते हैं, जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे चले। ठीक है? जो सीखना चाहते हैं वो लोग बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करेंगे। ओके? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज की ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको आज बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। अब ये जो प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं पैसे करोड़ों अरबों रुपए कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा कमाना जमा करना ये अलग बात है और प्रॉस्पेरिटी या समृद्ध होना टोटली अलग बात है। इसीलिए हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखेंगे कि हम समृद्ध कैसे हो सकते हैं। पैसा जब कमाने लगेंगे तो आप अकॉर्डिंगली फैसला कर सकते हो कि आपको सिर्फ पैसे कमाना है, जो कि 99 का चक्कर होता है और कभी खत्म नहीं होता, या फिर आपको प्रॉस्पर होना है। मुझे लगता है एज ए कोच मैं आपको समझाऊंगा कि आपको प्रॉस्पर होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है यही मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बताएं, आप में से कितने सारे लोग पैसे के मामले में फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर्ड मानते हैं, स्टेबल मानते हैं या फाइनेंशियली फ्री मानते हैं? लिखिएगा। फाइनेंशियली फ्री के लिए लिखिएगा एफ इन द चैट बॉक्स। ओके? फाइनेंशियली फ्री मतलब आपको पैसे के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, चिंता नहीं करते हो, लगता है कि ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके पास अरबों रुपया हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि आप काम ही नहीं करते हो और फिर भी आपका काम चल रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप कुछ न कुछ कर रहे हो, उससे जो भी पैसे आ रहे हैं ठीक ठाक आ रहे हैं, उसमें से बचा भी पा रहे हो, बढ़ा भी पा रहे हो, और कुछ पैसों से अपने शौक पूरे कर लेते हो, कुछ सपने पूरे होते हैं और लोगों की मदद कर पाते हो। आपको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद का अनुभूति है और आप थैंकफुल रहते हैं कि ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है। इसको मैं प्रॉस्पेरिटी कहता हूँ। ठीक है? तो कितने लोग इस टाइप की प्रॉस्पेरिटी फील करते हैं? लिखिएगा पी फॉर प्रॉस्पेरिटी इन द चैट बॉक्स। राइट? ठीक है? कुछ लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की है कि उनको ऐसा फील होता है, और बहुत सारे लोगों ने लिखा। थैंक यू सो मच समझने के लिए कि मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है? सो बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम भी लिखा है और बहुत सारे लोग अब प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। सो मैं मानता हूँ कि आप मेरे दिए हुए सीख को, नॉलेज को, पावर को, सिस्टम को यूज कर रहे हैं और आप एक्चुअली में उसे फील कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेनली हमें अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल महसूस होती है, चाहे आप किसी भी इनकम ब्रैकेट में हो, चाहे आप कुछ भी नहीं कमाते हो, चाहे आप 10,000 रुपये महीने कमाते हो, चाहे आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, या फिर आप 5 लाख रुपए महीने कमाते हो, कुछ भी हो सकता है किसी का भी स्टेटस। लेकिन अगर आपको कमी महसूस हो रही है, लोन्स ज्यादा हो रहे हैं, ईएमआई ज्यादा हो रहे हैं, आपसे संभाला नहीं जा रहा, आप हमेशा कमी महसूस करते हो, हमेशा लगता है कि दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, इसका मतलब है एक चीज की कमी है आपकी लाइफ में। बता सकते हैं किस चीज की कमी है? किसकी वजह से आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या होना चाहिए था आपके पास कि आपको ऐसा टेंशन ना हो? ऐसा क्या चाहिए था जिससे आप अपने फाइनेंस को सही तरीके से मेंटेन कर सको? ऐसा क्या चाहिए था जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको? लिखिएगा इन द चैट बॉक्स। राइट? और वही चीज मैं आपको देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ही हमें गरीब बना के रख देता है। तो इसीलिए हमें आज उस चीज के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करना है कि सो लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होना चाहिए, विच कैन कीप यू पुअर। गरीब बना के रखेगा आपको। भले ही आपको देखने में गरीबी ना लगे, फटे कपड़े ना हो, सड़क पे ना बैठते हो, लेकिन फिर भी अच्छे खासी जगह पर अच्छी खासी तरीके से रहने के बावजूद भी मेंटली हम अगर पुअर होते हैं, पुअर मेंस मेंटालिटी होती है, तो डेफिनेटली आपको बेसिक्स
पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। अगर हम देखें हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में बचपन से लेकर अब तक जो भी आपने देखा है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपके अपने घर में, ससुराल में, आपके ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके बिजनेस में, जहाँ पे भी, जब भी आपने देखा, एक ही चीज पता चला कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ। अगर दूसरी तरीके से करें तो भाई बड़ा हो जाओ, थोड़ा समझदार बन जाओ, बिजनेस को संभालो और पैसे कमाओ। अब पैसे कमाने तक का तो सब लोग अच्छे से समझा पा रहे थे, लेकिन उस पैसे को अब किस तरीके से मैनेज करो, ये बहुत ही कम जगहों पर बताया जा रहा है। और नॉर्मल एजुकेशन में, नॉर्मल दुनियादारी में इस चीज की बहुत कमी है। कितने लोग मानते हैं कि हाँ ये सच है? लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स, राइट? सो ये फाइनेंशियल एजुकेशन मुझे भी नहीं मिला। बचपन से लेकर 1996 तक, जब तक मैं एयरफोर्स में भर्ती नहीं हुआ, तब तक मैंने पैसे कमाना तो देख लिया कि कमाया जा सकता है। मेरे घर में एक छोटा सा बिजनेस था जो मेरी माँ चलाती थी। पैसे मैंने बहुत गिने, दिन में 10,000 20,000 रुपए मैं खुद अपने हाथों से गिनता। पैसे मेरी जेब में भी होता, 500 1000 रुपए तो मेरी जेब में एज ए छोटे बच्चे, छोटा स्टूडेंट के तौर पे होता था। पैसे से खेलना मुझे आता था, पैसे कमाना, पैसे से कुछ निकालना, वो सब मेरे को आ रहा था। लेकिन मेरे घर में एक प्रॉब्लम था, ना मेरी माँ के पास कोई अकाउंट था, ना मेरे पिताजी के पास में कोई ऐसा अकाउंट था जहाँ पे पैसे को बढ़ते हुए देखा जा सके। एक नॉर्मल उनके पास सैलरी अकाउंट था जिसमें कमतर पैसे होते, जो कि 10-15 तारीख खत्म हो जाता। इसकी वजह से माँ को काम शुरू करना पड़ा, बिजनेस। एंड देन उस बिजनेस में भी उनको सिर्फ पैसा कमाना, दूसरों की मदद करना, पैसे को बांटना तो आता था, लेकिन बैंक में जमा करने को कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट था ही नहीं। सोच के देखिए, ऐसे घर में पला बड़ा जहां पैसा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पैसे को सेव करने का कोई तरीका नहीं था। इसीलिए मुझे भी नहीं पता था कि पैसे कैसे बचाने। 1996 में भर्ती हुआ तो मेरा पहला बैंक अकाउंट खुला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 800 रुपये से मैंने अकाउंट शुरू किया था जब पहली सैलरी मुझे मिली थी। अब वहां से पैसे बच तो रहा था, पैसे जा तो रहे थे, लेकिन फिर उसमें से भी मुझे मैनेज करना नहीं आया। तो वो सारे पैसे खर्च हो रहे थे, मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा था, मैक्सिमम घर पे भेज देता था। और महीने के लास्ट में पैसे कम पड़ते, जब घर से डिमांड आता तो फिर मुझे लगता कहाँ से ढूंढे। तो फिर मैं अपने ऑफिस में बात करता, कभी पीएफ से निकालता, कभी कुछ एडवांस ले लेता, कभी कुछ पैसे ले लेता। ऐसे करके मिस मैनेजमेंट चल रहा था, और पैसे को बचाना तो एकदम दूर की कौड़ी हो रही थी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, कुछ लोग मिले, कुछ दोस्त मिले, कुछ सीनियर्स मिले, उन्होंने बोला कि पूरन ऐसे तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें पैसे बचाना चाहिए। मैंने बोला सर कैसे बचाएं, बच ही नहीं रहा है। बोला कि कोई बात नहीं, देखो जो हाथ में आता है निकल जाता है, तुम एक काम करो, पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल दो, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। मैंने बोला क्या होता है? बोले कि 500 रुपये करके जमा करो, धीरे धीरे जमा हो जाएगा तो कुछ जरूरतें पूरी होंगी। वहां पे भी वही बात हुई कि पैसे जमा तो हो रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक मुश्त होता, फिर कुछ न कुछ जरूरत आ जी, वहां पे भी वो खत्म हो जाता। मतलब वहां से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब जाके 2004 में जब मेरी शादी हुई, जिम्मेदारी बढ़ी, तो मुझे लगा कि कुछ अलग से सोचना चाहिए। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, पैसा फिर भी नहीं बच रहा था। मैं बात कर रहा हूँ अपने बारे में, क्योंकि मैं 2016 तक, 2016 जब तक एयरफोर्स में था, तब तक एक्चुअली में पैसा नहीं बचा पाया, क्योंकि लिमिटेड इनकम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, खर्चे ज्यादा थे, और मैं बचा नहीं पा रहा था। एंड देन जब मैं एयरफोर्स छोड़कर फ्री हो गया और मैंने अलग तरीके से काम करना शुरू किया, जो मैं बताऊंगा, तब जाके मैं पैसों को अच्छे से समझ पाया। तब मैंने सही तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन लिया। एंड देन आज सिर्फ और सिर्फ 7 सालों में मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। क्या, कैसे, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। क्लियर हो गया? सो मेनली आपको ये जानना है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब आपने पूरी जिंदगी निकाल दी, 20 साल तो एयरफोर्स में किया, तब फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हुए, तो अभी इन दिनों में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मुझे बेसिक्स तो पता चल गया कि पैसे को कैसे बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं आज आपको 7 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। और ये सबके लिए लागू है।
सबके लिए लागू है। यहाँ पे मैं कोई 1 करोड़ कितना जो कैसे जमा होगा, 10 करोड़ कैसे होगा, 100 करोड़ कैसे होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूँ, जब आपको लगे कि हाँ, मुझे कोई कमी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, और ऊपर वाले का थैंक यू है, खुश होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 इज पे योर सेल्फ फर्स्ट। होता क्या है कि जब भी आपके पास इनकम आती, जब भी आपके पास इनकम आएगी, चाहे वो सैलरी का इनकम हो, चाहे वो बिजनेस का इनकम हो, चाहे आप एक होम मेकर हो, आपको घर चलाने का खर्चा मिला हो, जैसे ही आता है इमीडिएटली दिमाग में आएगा कि भाई सबसे पहले रेंट देंगे, सबसे पहले वहाँ ग्रोसरी वाले को देना है, सबसे पहले दूसरे खर्चे वाले जैसे स्कूल का फीस देना है, कैब वाले को देना है, अपने बहुत सारे खर्चे जो ऑलरेडी आपके ऊपर है वो सारी चीजों में लगाना शुरू कर देते हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि आपको भी जरूरत है, लेकिन आप अपने आप को दरकिनार करके सारे जगहों पर देने लग जाते हैं। लेकिन आज से रूल ये बनाओ कि जैसे ही आपके पास एक मुश्त जो भी पैसा आएगा, जो भी सैलरी या इनकम आएगा, सबसे पहले पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है जो भी आपकी इनकम है उसका 10% अपने लिए बचा लो। आप बोलोगे सर नहीं होगा, करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊं। मिनिमम 10%, 20, 30, 40, 50% भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10% आपके पास आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका 50,000 रुपीज की सैलरी या इनकम, ठीक है, तो 10% मतलब 5,000 अपने लिए अलग रख दो, और उसे आगे बताऊंगा कैसे करना, बट उसे सेव कर लो सबसे पहले। पे योर सेल्फ फर्स्ट। और ये जो आपके बचे हैं पैसा, वो हर महीने बढ़ते हुए दिखना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ओके, सो आपको सबसे पहले अपने ये जो पर्टिकुलर पैसा है, जो सेविंग है, उसे बढ़ाना है, और आपको अपने इनकम जो लेवल है उसको बढ़ाते रहना। इसको बोलते हैं स्टार्ट फैटनिंग योर पर्स। जो भी आपका वॉलेट है, पर्स है, उसमें कमी नहीं दिखनी चाहिए, पैसा थोड़ा 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 बढ़ते रहना चाहिए। उसमें से पूरा पैसा कभी भी खर्च नहीं करना है, आपके पर्स से, आपके वॉलेट से पूरा पैसा नहीं खर्च करना है। जिस दिन ऐसा हुआ, मान लो कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, कुछ ना कुछ बचाना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा रूल दूसरा रूल ये है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। मॉनिटर एंड कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स, आइडेंटिफाई द होल्स इन योर बकेट। आप चेक करो, ठीक है। आप ये महीना चेक कर लो, पूरा का पूरा महीना एक एक करके चेक करो कि कहाँ कहाँ पे आप खर्च करते हो, चाहे वो 1 रुपया खर्च करते हो या 10,000, 20,000, 50,000, खर्च कहाँ कर रहे हो। देखो, पूरा का पूरा खर्चा आपके कॉपी में रजिस्टर में लिखा होना चाहिए, एंड एंड ऑफ द मंथ बैठ के देखो कि कौन कौन सा खर्चा जरूरी था, बहुत जरूरी था, और कौन से खर्चे कम हो सकते थे, और कौन से खर्चे गैर जरूरी था जिसमें से आप पैसे बचा सकते हो। बिकॉज द मनी यू सेव, द मनी यू अर्न। जो पैसे आप बचाओगे वो भी आपकी अर्निंग है। जरूरी नहीं कि हर बार पैसे कमाना ही है, बचाओगे वो भी आपकी कमाई है। इसीलिए कमाई यहां से भी कर सकते हैं, मतलब पैसे बचाना है। फाइंड आउट होल्स इन योर पॉकेट, कहाँ कहाँ पे फालतू के खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कम कर सकते हैं, उसे चेक करना। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया, इससे आपके पैसे ज्यादा बचने लगेंगे। और देन तीसरा रूल है लेट योर मनी मल्टीप्लाई। अब ये पैसे मल्टीप्लाई करना है, पैसे बढ़ाना है, तब फिर आप सोचोगे सर कैसे, कहाँ कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आता है, पैसे को रखने की बात आती है, राइट। तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं हम लोग, सेविंग अकाउंट में, अपने बैंक में, एकदम सेफ, सेफर सेफेस्ट किधर है भाई, बैंक में पैसा रखा हुआ है। कितना परसेंट उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 2 to 3%, मतलब कुछ नहीं पड़ रहा है। रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे कहीं पे भी करो, आरडी, 7 to 8% मैक्सिमम मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें भी 5% to 7% आपको मिल सकता है। यूलिप प्लान में आप इन्वेस्ट करोगे, कई लोग आएंगे आपको बताने के लिए कि आप ये प्लान ले लो, वो प्लान ले लो, इसमें आपका इंश्योरेंस भी होगा, इतने का प्लान है और आपको इतना पैसा मिलेगा।
3 साल तक दो, उसके बाद आपको 6-7 साल के बाद इतना मिलेगा। आप 5 साल तक दो, आपको 10 साल के बाद इतना मिलेगा। लेकिन उसमें भी अगर आप ओवरऑल इंटरेस्ट रेट देखो, आपके जो इनकम है वो देखो, तो 7 to 8% से ज्यादा एक्चुअली नहीं मिलता, जो कि ठीक नहीं है। एंड उसके बाद थोड़ा सा रिस्की पॉइंट में आता है। ये जो अभी तक बताया, ये चार जो है सेफ, सेफर, सेफेस्ट में आता है। हालांकि यूनिक यूलिप प्लान में भी उतना ज्यादा सेफ नहीं है, उसमें भी रिस्क है। ठीक है ना। अब आते हैं हल्का फुल्का रिस्क लेके आप कैसे पैसे को बढ़ा सकते हो। वो है म्यूचुअल फंड में, जिसमें 12 to 20% तक सालाना आपको इनकम मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि एंड देन आता है डायरेक्ट शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद के, अगर उसमें आपको नॉलेज हो, जो कि बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत और बहुत ज्यादा आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी, और उसमें आपको मिल सकता है 0 से लेकर 2000% तक। मतलब पैसा पूरा नील हो सकता है, और अच्छे कंपनी हो तो हो सकता है कि 2000 गुना भी बढ़ जाए। लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, नॉलेज चाहिए, बहुत एक्टिवेशन, मतलब आपको पार्टिसिपेशन चाहिए ना। उसके बाद एक और मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट। किस क्रिप्टो मार्केट में तो 0% से लेकर 10,000% तक एक साल में बढ़ सकता है। लेकिन वो भी बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा रिस्क है। मैं पर्सनली बोलूंगा कि दिमाग नहीं लगाना, टेंशन नहीं लेना, सेफ, सेफर, सेफेस्ट को रख के फायदा नहीं। क्योंकि मेनली आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 to 8% है। 6 to 8% इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की दर है। इतना तो महंगाई बढ़ रही है, तो आप सेविंग अकाउंट में रखो, आरडी में रखो, एफडी में रखो, या यूनिट यूलिप प्लान लो, आपका 7 to 8% ही मिल रहा है। मतलब वो जीरो है, दोनों के दोनों बराबर है। उतना ही बड़ा आपके पैसे, और उतना ही वो पैसा आपकी महंगाई खा गई, तो फायदा नहीं हुआ। इसीलिए आप उससे बेटर देख सकते हो, सेफ रहते हुए कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बाकी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। लेकिन कोशिश करें कि बैंक में पैसा नहीं रखें। बैंक में 5, 10, 15, 20 हजार रखो, और बाकी अगर बचता है तो आपको उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि पैसा आपका बढ़ता रहे। लेट योर मनी मल्टीप्लाई। आपका पैसा पैसे को खींचेगा, और उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसे सही जगह पे लगा देना है। इज दैट ओके? अभी तक समझ में आया? फिर सबको समझ में आया? यस लिखिएगा अंदर चैट बॉक्स, राइट ना। आते हैं वो रूल नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। मतलब ऑलवेज गार्ड योर वेल्थ एंड सेट इट ग्रोस। मतलब देखना है कि आपकी जो पैसे हैं, जो भी वेल्थ आप क्रिएट कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से सेफ रखना है। तो सेफ्टी रखना है। रिस्क भी लोगे तो कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। लालच में नहीं फंसना है, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। और कोई बोले कि भाई आपका पैसा डबल करके देंगे, इतने दिनों में डबल होगा, मान के चलो कि वो धोखा दे रहा है। कभी भी लालच में नहीं फंसना। पैसा बनता है, लेकिन उसमें समय लगता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, तब जाके आप बहुत सारे पैसा बना सकते हैं। लेकिन कोई अगर लालच दे, तो लालच में नहीं फंसना है। अपने आप को बचाना है, अपने पैसे को, हार्ड अर्न मनी को बचाना, राइट। एंड देन आता है रूल नंबर 5, मेक योर होम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब जहां पे भी आप रहते हो, जिस जगह पे भी रहते हो, रेंट पे रहते हो, अपने घर पे रहते हो, उस घर को आप एसेट बनाओ, लायबिलिटी मत बनाओ। हालांकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर को किराए पे दें, और वहां से किराया है उसको हम बोलते हैं कि भाई हम वहां से रेंटल इनकम ले लें। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने घर को रेंट पे देंगे तभी वो एसेट बनेगा, लायबिलिटी नहीं। नॉर्मली आप बोलेंगे सर ये क्या लायबिलिटी होता है। कई लोग, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जब भी आप अपना घर खरीदते हो या फिर अपना घर बनाते हो, तो आपके लिए वो एक एसेट है। जबकि रियलिटी ये है कि वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। चाहे वो आपने अपने पैसे से पूरा पैसा दे के खरीदा हो, बनाया हो, या तो आप लोन लेके ईएमआई पर बनाया हो, खरीदा हो, तब भी वो आपकी लायबिलिटी होती है। क्योंकि उस घर में एक बार आप अंदर चले जाए, रहने लगे, तो हर दिन, हर महीने, हर क्वार्टर में, हर साल में कभी ना कभी वो पैसा मांगता रहेगा।
कभी बोलेंगे ये चीज खरीदनी है, कभी वो लगेगा, कभी कुछ फर्नीचर लेना है, कभी कुछ चीज चेंज करना है, कभी कुछ रिपेयर करना है, कभी आपको पेंट करना है। उस घर में पैसे लगते 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 पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो एक लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन आप अपने रहने वाले घर को लायबिलिटी नहीं, एसेट भी बना सकते हो। वो मैं आपको अभी कहना चाहता हूँ। देखो मेरे केस में तो मेरे लिए इजी है, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन कोच हूँ और मैं घर से ही ये काम करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो सेटिंग, ये मेरे घर में ही है। मैं अपने घर में ही ऑफिस के रूप में इसको काम करता हूँ और यहीं से मेरी इनकम होती है, जो कि बढ़िया चल रहा है। तो मेरा ये जो घर है, चाहे वो मेरा अपना हो, रेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एसेट है और ये मुझे बार बार पैसे कमा के देता है। लेकिन अगर आप इस टाइप के काम नहीं करते, फिर भी आप कुछ ना कुछ घर से अर्न कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी वो अर्निंग मेंटालिटी हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी वाली मेंटालिटी हो, आपकी रिच मैंस मेंटालिटी हो, और आपको पता हो कि पैसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आना चाहिए, बस आ जाए। गलत नहीं होना चाहिए, दो नंबर ही नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसे आए। तो एक नंबरी तरीके से आराम से घर से अगर पैसे कमाना है, आराम से हो सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो, राइट? अगर आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हो, राइट? लोगों को फेशियल कर सकते हो, आप थ्रेडिंग कर सकते हो। जस्ट थोड़ी थोड़ी इनकम भी धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है? अगर आप कपड़ा सिलना जानते हो तो आप कपड़े सिल सकते हो, ठीक? और अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हो। मतलब आपके पास टैलेंट तो बहुत है, आपके पास स्किल्स बहुत है, लेकिन उसे मोनेटाइज करने का तरीका आपको दुनियादारी से सीखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि घर से मैं क्या काम कर सकता हूँ, राइट? तो वो काम जो आपको आता है उसे मोनेटाइज करना शुरू करें। कुछ नहीं तो 4, 5, 10, 15 हजार कमाना शुरू करें। और मैंने कहा कि अगर 15 हजार रुपये महीना भी अगर आप एसआईपी में जमा करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 15 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग करोड़पति बनना ही चाहे, लेकिन अगर प्रॉस्पर होने के लिए जरूरी है कि पैसे को पैसा खींचे, जरूरी है कि पैसा बढ़ते हुए दिखे, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे पैसा एक्चुअली बढ़ता है। ओके, सो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको, होल्ड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर बता दो, फिर मैं आगे करता हूँ, राइट? रूल नंबर 6 में आते हैं, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप पैसे जमा करते जाएं, पैसे बढ़ते रहे, तो ये भी कोशिश करें कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर ना रहे, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें और आप पैसिव इनकम की व्यवस्था करें। पैसिव इनकम क्या होता है? जो आप एक्टिवली काम करके पैसे कमाते हैं उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं, और जिसमें आपको रहने की जरूरत ना हो, आपकी प्रेजेंस की जरूरत ना हो, और वो अपने आप ही पैसे पैसे को खींचता रहे और पैसे बढ़ते रहे, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। सो क्रिएट अ सिस्टम सच दैट यू अर्न व्हाइल यू स्लीप। मतलब आप सो भी रहे हो ना, आपका आपको पैसिव इनकम आता है। जैसे कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की, वहां से भी आपकी पैसिव इनकम आएगी। प्लस आप कुछ और भी तरीके कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं एक बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, इस ऐसा सिस्टम जिसमें अपने आप ही काम होता रहे, अपने आप ही लोग मुझे सुनते रहें, अपने आप ही मेरे कोर्सेज बिकते रहे और अपने आप ही पैसे आते रहें, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जिसको सीखने की जरूरत पड़ेगी। एंड देन रूल नंबर 7, लर्न मोर टू अर्न मोर। ऑलवेज डेवलप न्यू स्किल्स टू क्रिएट ऑलवेज डेवलप न्यू स्किल्स टू क्रिएट वेल्थ। ओके, तो आपको अगर अपनी लाइफ में पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करना है, ऐसे स्किल्स को आप डेवलप करो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना शुरू करें, और पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे तभी जाकर आप उसे बढ़ा पाएंगे।